आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बिहार का भौतिक भूगोल। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार जो है किस गोलार्ध में है। तो भारत जो है हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और बिहार भी जो है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और गोलार्ध भी क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का पहला सवाल है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका हो जाएगा ए 24 डिग्री 21 मिनट से लेके 27 डिग्री 21 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। इसका अगला सवाल है कि बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार है। तो इसका दृष्टिगत हो रही माने कि उसके आकार के बारे में चर्चा हो रहा है। तो ये लगभग जो है आयताकार है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर। अगला सवाल है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां राज्य है, कौन है, वो है बिहार। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा समाप्त किया गया है, तब अब ये जो है 12वां हो गया। इसको ध्यान रखना है, 12वां हो गया, ठीक है। अगला सवाल है कि बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो इसका है 53 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको सी, 53 मीटर। बिहार समुद्र से किस जलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। बिहार जो है समुद्र से किस जलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये आपको जुड़ा हुआ है दामोदर से, ठीक है। अगला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती। यानी कि बिहार से उत्तर में क्या है, आपको नेपाल है। तो नेपाल से कौन सा जिला का सीमा साझा नहीं होता है। तो आपको उसमें जो है मधुबनी का साझा होगा, सीतामढ़ी का भी होगा, किशनगंज का भी होगा, लेकिन पूर्णिया का नहीं होता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया, डी। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार हम लोग जानते हैं ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है बाढ़ काफ़ी हमेशा रहता है उत्तर बिहार में। जो कोसी क्षेत्र है, आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ पे बराबर जो है बाढ़ के कारण लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं बाहर, ठीक है। अगला सवाल है बिहार में पाई जाने वाले भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये किया गया आपको 4 भागों में। अगला सवाल है बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है, यानी कि नहीं है, उसके बारे में जाना पूछा जा रहा है। बिहार में जो धारवाड़ चट्टानें हैं ना, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो ये आपको उत्तरी रोहतास, क्योंकि राजगीर का है, दक्षिण पूर्वी भाग है, बिहार शरीफ है, लेकिन उत्तरी रोहतास का जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से किस समूह की चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्राप्त होता है ना। यानी किस समूह का चट्टान है जहाँ से चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा आपको विंध्यन समूह, है ना। अगला सवाल है बिहार में निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कांग्लोमरेट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। माने बिहार में निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कांग्लोमरेट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। तो आपको टर्सरी चट्टानों में। बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि बिहार का जो मैदानी भाग उसका क्षेत्रफल कितना, उसका है 90,650 वर्ग किलोमीटर। इसका ए हो जाएगा। अगला है कि बिहार का प्राचीनतम भूभाग है। बिहार का जो है यानी कि सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे प्राचीन भाग आपको है दक्षिण संकीर्ण का पठार, जो सबसे पुराना है। प्रसिद्ध औद्योगिक नगर बरौनी निम्न में से कौन से भौगोलिक प्रदेश में है। यानी कि दो दोआब के बीच का जो है जगह जिसमें बरौनी पड़ता हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपको पड़ता है आपको गंडक कोसी दोआब के बीच। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। यानी कि इसमें पुराना कौन सा क्षेत्र है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हैं इसमें जो सबसे पुराना हो जाएगा आपको हो जाएगा रोहतास की पठार, क्योंकि ये दक्षिण बिहार का हिस्सा है। ये सबसे बिहार में सबसे पुराना है। सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। दियारा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये गंगा के मैदान क्षेत्र में, बिल्कुल सही। शिवालिक श्रेणी सोमेश्वर श्रेणी से मिलता है। कठोर चट्टान दक्षिण पठार से, इसलिए इसका जो सामने वाला है सब सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3। ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। अगला सवाल है कि बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है। बिहार की जो जलवायु है उसके बारे में पूछा। बिहार में जो उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे क्या है कि ठंडा भी है गर्म भी दोनों है, इसलिए इसका हो जाएगा उपोष्ण जलवायु, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्रता पाया जाता हो, ये आपको है किशनगंज। वहाँ बारिश भी ज़्यादा हो रहा है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो ये भी आपका हो जाएगा किशनगंज। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है किस जिला में, किशनगंज में।
निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो ये आपका हो जाएगा जून। सबसे अधिक लंबा महीना क्या है? जून है। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? माने गर्म जो है वो गया का है। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा डी, गया। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर होती है? बिहार में जो औसत वार्षिक वर्षा होता है वो आपका होता है 100.9 सेंटीमीटर। 100.9 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा डी। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? माने कि किस जिला में सबसे कम वर्षा होता है? तो ये आपको होता है औरंगाबाद में। इसका हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में होने वाली कुल वर्षा की मात्रा का प्रतिशत बताना है। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उससे जैसे ठंडी के समय में जो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ से, वो बिहार में कितना % वर्षा करता है? ये करता है आपको 5 से 10%। अगला सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई वर्षा में से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? उस समय जो है आपको जो फसल होता है वो होता है गेहूं का। उसको काफ़ी फ़ायदा होता है जब पश्चिमी विक्षोभ से ठंडा में वर्षा होता है। बिहार के किस क्षेत्र में पाला गिरने की संभावना अधिक होती है? तो ये आपको होती है उत्तरी पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिम भाग में क्या होता है? पाला जो है बहुत ज़्यादा गिरता है पाला उस समय। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मृदा से। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में तराई मृदा पाई जाती है? तो तराई मृदा पाई जाती है आपको किशनगंज में। तराई मृदा पाई जाती है किशनगंज में सबसे ज़्यादा। बिहार के किस भाग में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आएगा, रेगुलर बाढ़ आएगा, वहीं पर क्या होगा? नवीन जलोढ़ मृदा होगा। इसलिए जहाँ पूर्णिया और सहरसा में वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? हमेशा बाढ़ आता है, इसलिए वहाँ नवीन जलोढ़ होता है। धान, गेहूँ एवं जूट की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? धान, गेहूँ और जूट की फसल के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी मृदा वो है नवीन जलोढ़। यहाँ पे ज़्यादा उपज होती है। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? यानी कि बिहार से होकर बहने वाली नदियों को बताना है। ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा बी, गंगा नदी। ठीक है। अगला सवाल है कि बी, छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो छपरा आपको जो है आपको घाघरा नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है छपरा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली कहते हैं? माने कौन ऐसा नदी है जिसको पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली कहा जाता है? तो आपको सरयू नदी को पहाड़ी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? कर्नाली कहा जाता है। ठीक है। किस नदी को बिहार में घाघरा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको सरयू को घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सोनपुर जो मेला लगता है सबसे बड़ा विश्व का पशु मेला, वो गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाला नदी कौन सी है? माने कौन सा ऐसा नदी जो बिहार में सर्वाधिक तेज़ी से प्रभावित होता है? तो वो आपको बूढ़ी गंडक, काफ़ी उसमें तेज़ी से प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेत भी कहते हैं। कोसी नदी को नेपाल में जाना जाता है, यानी कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ठीक है। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है आपको कोसी नदी को, क्योंकि कोसी का जब बाढ़ आता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। कमला नदी को किस स्थान से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है? यानी कमला नदी जो है किस स्थान पर बिहार की सीमा में प्रवेश करती है? आपको जयनगर में। जयनगर में कमला नदी क्या है? बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल आपको अमरकंटक हो गया। इसका हो जाएगा ए, अमरकंटक। ठीक है। अगला सवाल है कि बिहार की किस नदी को अशुभता का प्रतीक माना जाता है? अशुभता यानी कि जिसमें कहते हैं कर्म को नाश करने वाला, इसलिए कर्मनाशा। इसका क्या हो जाएगा? कर्मनाशा नदी को अशुभ माना जाता है। बिहार में सिंचाई के लिए कौन सी नदी से नहर निकाली गई है? नहर जो निकाली गई आपको सकरी नदी से, वहाँ से नहर निकाली गई है इसमें, जहाँ से जो है सिंचाई किया जाता है फसल को। ये 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है? बिहार का जो नियाग्रा है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको ककोला जलप्रपात को बिहार का नियाग्रा कहा जाता है, ककोला जलप्रपात को। ठीक है। अगला सवाल है कि सुवारा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? किस नदी पर? सुवारा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आपको इस पर तेलहर जलप्रपात स्थित है। सुवारा नदी पर कौन सा जलप्रपात है?
तो तेलहर जलप्रपात। अगला सवाल है धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है काव नदी पर स्थित है। काव नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआं कुंड जलप्रपात। अगला सवाल है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। ठीक है। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस स्थान पर स्थित है? हुंडरू जो है आपको रांची में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन? हुंडरू। वो कहाँ है? वो आपको रांची में है। जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। कुशेश्वर स्थान आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपको दरभंगा जिला में अवस्थित है। इसका हो जाएगा डी। अगला सवाल है गर्म कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, माने गर्म कुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन है? तो गर्म कुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल आपको राजगीर है। राजगीर में गर्म कुंड का बड़ा बड़ा जो है नहाने वाला आपको गर्म कुंड सब वहाँ पे है। अगला सवाल है कि बिहार में सीता कुंड कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जो सीता कुंड है वो आपको मुंगेर में अवस्थित है। सीता कुंड मुंगेर में। बिहार में सीता कुंड कहाँ है? मुंगेर में। अगला है बिहार में आरा के समीप स्थित अब्दुल बारी कोइलवर रेल पुल किस नदी पर अवस्थित है? तो आरा के समीप जो कोइलवर रेल पुल है वो आपको सोन नदी पर अवस्थित है। ये कहाँ पर है? ये आपको आरा के समीप है अब्दुल बारी कोइलवर रेल पुल सोन नदी पर। बिहार राज्य में कुल कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो बिहार में कुल आपको 3 जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए 3। ठीक है। अगला सवाल है कि तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तेल्हार कुंड जलप्रपात जो आपको औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद। ठीक है। सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है कि सोन नदी कहाँ से निकलता है? सोन नदी निकलता है आपको अमरकंटक से। ठीक है। उसके बाद पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पुनपुन निकलता है आपको पलामू की पठारी भाग से। बूढ़ी गंडक निकलता है आपको सोमेश्वर श्रेणी से। और फल्गु नदी निकलता है आपको उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। यानी कि ये आपको इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। 4 3 2 1 इसका सेम उल्टा हो जाएगा इसका। अगला सवाल है कि बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में जो है आपको सदाहरित, पर्वतीय, पर्णपाती, यानी कि ये सभी वन जो है पर्वतीय, सदाहरित और पर्णपाती ये सभी वन जो है बिहार में पाए जाते हैं। अगला इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्रफल पर वन विस्तारित है? यानी कि बिहार में जो आप ये नया रिपोर्ट आया 2021 का वन रिपोर्ट, उसमें बिहार के कितना क्षेत्रफल पर वन है? तो आपको इसका हो जाएगा बी 7381 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में निम्न में से किस जिले में सबसे कम वनावरण प्रतिशत है? तो सबसे कम जो वनावरण प्रतिशत आपको वो आपको शेखपुरा में है। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण होना आवश्यक है? तो ये आपको हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी 33.33%। ये जो है पूरे भारत में ऐसी तरह का जो है आपको लक्ष्य रखा गया था 1988 के राष्ट्रीय वन नीति में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग भूभाग पर अत्यंत सघन वनों का विस्तार है? तो अत्यंत सघन वनों का जो विस्तार है आपको जो है वो है आपको 333 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आगे इस तरह का क्लास आगे भी देखना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी बेहतर होते चले जाए। और ज़रूर अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।